नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। स्वागत है आपका। आपकी खबर में मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। G20 घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश, आज का युग युद्ध का नहीं की गूंज। संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के साथ कूटनीति और संवाद पर जोर। इंडोनेशिया ने भारत को सौंपी G20 की अध्यक्षता। G20 के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली और सिंगापुर के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा। फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर के साथ भी बातचीत। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापसी की आखिरी तारीख कल। 999 उम्मीदवारों के नामांकन वैध। घाटलोडिया सीट से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भरा पर्चा। अपोलो प्रोजेक्ट के 50 साल बाद नासा के नए चंद्र रॉकेट ने भरी उड़ान। डेमी कैप्सूल को चंद्रमा की करीबी कक्षा में पहुंचाएगा। इंसान को चांद पर ले जाने की तैयारी। और कोरिया में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन। रिद्धम सांगवान, मनु भाकर का सोने पर निशाना। 10 मीटर एयर पिस्टल में भारतीय टिकड़ी टीम को 2 स्वर्ण। और आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ मुख्य समाचारों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में जनजातीय संग्रहालय का दौरा कर इसकी अवधारणा की सराहना की। इस संग्रहालय में विभिन्न आदिवासी समुदायों की जीवन शैली को प्रदर्शित किया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लगी पाबंदियों के बीच पिछले साल 4.29 लाख अमेरिकियों और 2.4 लाख बांग्लादेशियों सहित 15 लाख से अधिक विदेशी नागरिक भारत यात्रा पर आए। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अरविंद विरमानी ने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक 6.85 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। यह आंकड़ा 31 दिसंबर तक बढ़ सकता है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई, हालांकि इसमें सुधार की उम्मीद है। पराली जलाए जाने की घटनाओं में गिरावट आने से पिछले 3 दिनों में वायु गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधि अगले साल फरवरी में महाराष्ट्र के जिले औरंगाबाद में विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाओं और अन्य प्रमुख स्थलों का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। G20 सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूस यूक्रेन युद्ध से उपजी आर्थिक चुनौतियों के बीच सम्मेलन के निर्धारित समापन से एक दिन पहले बाली से रवाना हो गए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी बार व्हाइट हाउस की दौड़ में शामिल होने का ऐलान किया है। उन्होंने मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के खराब प्रदर्शन और अपने खिलाफ जारी कानूनी जांच के बीच ये घोषणा की। ब्रिटेन में मुद्रास्फीति की दर अक्टूबर में 41 साल के उच्चतम स्तर 11.1% पर पहुंच गई। ऐसे में इस मांग को मजबूती मिली है कि सरकार लोगों को राहत देने के लिए कदम उठाए। भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचुता शरद कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के खिलाड़ियों के आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए। और अब खबरें विस्तार से। इंडोनेशिया के बाली में हुई G20 शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश की प्रतिध्वनि सुनाई दी कि ये युद्ध का युग नहीं है। बाली घोषणा पत्र में नेताओं ने यूक्रेन युद्ध को तत्काल खत्म करने का आह्वान करते हुए कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए। सम्मेलन में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और दुनिया में इसके प्रभावों पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया। घोषणा पत्र में यह कहा गया कि संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, संकटों को दूर करने के प्रयास, साथ ही कूटनीति और संवाद महत्वपूर्ण है। आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। बाली घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि शांति और स्थिरता की रक्षा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून
और बहुपक्षीय व्यवस्था को कायम रखना जरूरी है। इसमें सशस्त्र संघर्षों में नागरिकों की सुरक्षा सहित अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने का आह्वान भी किया गया। इंडोनेशिया ने बाली शिखर सम्मेलन के समापन के साथ ही अगले 1 साल के लिए भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि समूह की अध्यक्षता करना हर एक भारतीय नागरिकों के लिए गर्व की बात है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी देशों के प्रयासों से हम G20 शिखर सम्मेलन को वैश्विक कल्याण का प्रमुख स्रोत बना सकते हैं। अध्यक्षता हस्तांतरित किए जाने के साथ ही बाली में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का समापन हुआ। एक्सेलेंसी, आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए और इसका अधिक लाभ तभी मिल सकता है जब इसकी पहुंच को वास्तव में समावेशी बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कही। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी वर्ष के लिए भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान विकास के लिए डेटा के इस्तेमाल को मुख्य रूप से महत्व दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ साल में भारत के अनुभव ने दिखाया है कि अगर डिजिटल बुनियादी ढांचे को व्यापक स्तर पर सुलभ बनाया जाए तो इससे सामाजिक आर्थिक बदलाव लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के अनुकूल ढलना हमारे युग का सबसे उल्लेखनीय बदलाव है। डिजिटल प्रौद्योगिकी का उचित इस्तेमाल गरीबों के खिलाफ दशकों से जारी वैश्विक लड़ाई में बहुत मददगार हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली में G20 शिखर सम्मेलन से इतर कुछ वैश्विक नेताओं के साथ वहां के सबसे बड़े मैंग्रोव वन तमन हुतान राया नगुराह राय का दौरा किया और मैंग्रोव लगाए। मैंग्रोव ऐसे पेड़ों या झाड़ियों को कहा जाता है जो समुद्र तट के किनारे उगती हैं। इसके जरिए जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आकर एक मजबूत संदेश दिया गया। भारत जलवायु के लिए मैंग्रोव अलायंस का भी हिस्सा बना। मैंग्रोव की वैश्विक पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता में इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त पहल मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया। वन में रोपण के लिए प्रत्येक नेता को एक छोटा मैंग्रोव दिया गया जिसे उन्होंने प्राप्त दिशा निर्देशों के तहत लगाया। G20 नेताओं को अलग अलग तरह के मैंग्रोव और उनकी संभावित आयु के बारे में भी बताया गया। G20 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उन्होंने मुलाकात की। इंडोनेशिया के बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने बाली में G20 शिखर सम्मेलन में बातचीत की। विभिन्न विषयों पर उनके बीच सार्थक विचार विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने चर्चा की कि रक्षा संबंधों को कैसे बढ़ाया जाए, सतत विकास और आर्थिक सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बाली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और रक्षा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के रास्ते तलाशने पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक से भी मुलाकात की। पिछले महीने प्रधानमंत्री सुनक के सत्ता संभालने के बाद से दोनों के बीच ये पहली आमने सामने हुई बातचीत थी। वहां से जब बातचीत की गई, प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री समेत कई और नेताओं से भी मुलाकात की। और मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए। अखिलेश जी, G20 का समापन, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया कि ये युग जो है वो युद्ध का नहीं है, एक बड़ा संदेश। और प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि आने वाले समय में जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो उसका एजेंडा क्या होगा, क्या आउटकम रहा इस G20 सम्मेलन का? देखिए अमृता, G20 सम्मेलन इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा कि दुनिया के 20 नेताओं ने आपस में मिलकर दुनिया की समस्याओं पे चर्चा की। और जो इस तरह का मल्टीलेटरल मीटिंग होती है तो उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि सभी नेता आपस में मिलते हैं, कुछ औपचारिक बातें होती हैं लेकिन बहुत सारी अनौपचारिक बातें होती हैं जिसमें कि एक पर्सनल केमिस्ट्री भी डेवलप होता है। उसके अलावा उन विषयों पर भी कोई समाधान की बात सोची जाती है जो आम तौर पे मौका नहीं मिलता, और बाद में जब औपचारिक बैठकें होती हैं तो उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो इस लिहाज से कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी उपस्थिति और जो आप विजुअल देख रहे थे, लगातार वो नेताओं से मिलते हुए, गर्मजोशी से उनसे हाथ मिलाते हुए, चर्चा करते हुए, तो निश्चित तौर पे भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था। और अमृता, एक बात और बताओ कि रूस यूक्रेन युद्ध पे जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही थी कि युद्ध का समय नहीं है, लेकिन उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और बात रिफ्लेक्ट हुई है। 52 बिंदुओं का जो एक डिक्लेरेशन था, उस डिक्लेरेशन में एक जगह वन हेल्थ अप्रोच को भी संस्तुति दी गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था वन वर्ल्ड वन हेल्थ। तो वन हेल्थ कहने का मतलब जो समझ में आया वहाँ G20 के नेताओं का कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो विभिन्नताएं हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो असमानताएं हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश नहीं बढ़ पाता है, तो उस हिसाब से G20 के नेताओं को सोचना चाहिए और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को उन देशों में भी बढ़ाया जाना चाहिए जिन देशों में स्वास्थ्य की उतनी सुविधाएं नहीं है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद अगर G20 के नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वन हेल्थ की बात को, अप्रोच को लेकर आगे चलना चाहिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और कह सकते हैं कि भारत की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हुई। अब आगे आने वाला जो समय है, निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में भारत की जो नेतृत्वकारी भूमिका होगी, जिसमें कि दुनिया के विकसित और तेजी से विकासशील देशों के नेताओं के बीच में कई बैठकें होंगी और कई तरह की बैठकें होंगी, कई स्तरों पर बैठकें होंगी और विभिन्न सेक्टरों में बैठकें होंगी। 200 बैठकें करने का प्रस्ताव भारत ने दिया है और भारत के विभिन्न जगहों पे बैठकें होंगी। तो निश्चित तौर पे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी इसका लाभ होगा। उसके अलावा भारत के अन्य सेक्टर जो हैं, उन सेक्टरों में बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आने वाले समय में अवसर होगा 1 साल का, बिल्कुल भारत पूरी तरह से अपनी भूमिका को निभाने के लिए तैयार है। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत गरीबी के खिलाफ जंग में तकनीक को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने बंगलुरु टेक समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि भारत को अब लाल फीताशाही के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इसकी पहचान निवेशकों को हर तरह की सुविधा देने वाले देश के रूप में की जाती है। Property cards are given to the people. This reduces land disputes. It also helps to poor to access financial services and credit. During COVID-19, many countries were struggling with a problem. They knew people needed help. They knew benefit transfers would help, but they did not have the infrastructure to take benefits to the people. और आइए अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। गुजरात विधानसभा की 89 सीटों पर पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए दाखिल 1362 नामांकन पत्रों में से 999 वैध पाए गए। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। पहले चरण के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 17 नवंबर है, जबकि दूसरे चरण के लिए 21 नवंबर तक नाम वापस लिया जा सकता है। पहले चरण के तहत मतदान 1 दिसंबर को होगा। 5 दिसंबर को
93 सीटों पर होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए अब तक 341 नामांकन पत्र मिल चुके हैं। दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू हुई थी। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अहमदाबाद शहर की घाटलोडिया सीट से उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। वर्तमान में वो इसी सीट से विधायक है। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक भव्य रोड शो निकाला। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी ने गुजरात में अपने 27 साल के शासन के दौरान तुष्टीकरण की राजनीति खत्म कर दी और कानून का राज स्थापित किया। अमित शाह अहमदाबाद शहर की घाटलोडिया सीट से बीजेपी उम्मीदवार और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। अमित शाह ने रैली के बाद 16 क्षेत्र तक एक रोड शो का नेतृत्व किया। गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। तुष्टीकरणનો માહોલની જગ્યાએ ન્યાયનો માહોલ બનાવવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अपने अंतिम सूची में कुल 37 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। इससे पहले कांग्रेस ने 5वीं और 6वीं लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी, जिसमें कांग्रेस ने वडगाम विधानसभा सीट से जिग्नेश मेवाड़ी को टिकट दिया था। और आइए अब कुछ और अहम खबरें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG एक प्रतिष्ठित संस्थान है और दुनिया में ये एक मजबूत लेखा परीक्षा संगठन के रूप में जाना जाता है। दिल्ली में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय में दूसरे लेखा परीक्षा दिवस के उद्घाटन के मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने बीते सालों में बहुत प्रगति की। उन्होंने कहा कि CAG के बढ़ते ग्राफ का श्रेय CAG के नेतृत्व को जाता है। उपराष्ट्रपति ने इस संस्थान की प्रशंसा करते हुए कहा कि आम जनता में इस संस्थान के प्रति साख और प्रभाव बढ़ा है। CAG की बढ़ती लोकप्रियता पारदर्शी और जवाबदेह पारिस्थितिकी तंत्र का नतीजा है। It is indeed satisfying to note that CAG as an institution over the years has exemplified spinal strength. This elevated status is consequence of seminal leadership the institution has been benefiting from. The credibility earned by the institution is due to the painstaking efforts of successive CAGs that brought this institution what it is today. Impactful and wholesome CAG functioning has generated evolution of transparent and accountable ecosystem. That is what we are witnessing at the moment. राजस्थान के कोटा में जनवरी में कृषि स्टार्टअप मेलों का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने पर होगा। स्टार्टअप मेले के दौरान किसानों को कृषि की नई तकनीकों से परिचित कराया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर इसका आयोजन किया जा रहा है। कृषि स्टार्टअप मेले की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में लोकसभा अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई और लोग मौजूद रहे। मेले के दौरान किसानों को एग्रो प्रोसेसिंग की महत्व भी बताया गया। देश भर के प्रगतिशील किसान इस मेले में अपने अनुभव को साझा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष जी से भेंट हुई और कृषि के क्षेत्र पर काफ़ी चर्चा हुई। कृषि के क्षेत्र को उन्नत क्षेत्र में तब्दील करने के लिए निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी के प्रवेश की अत्यंत आवश्यकता है। जनवरी माह में कोटा में एक एग्रीकल्चर एग्जीबिशन प्लान कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ एक बड़ी एग्जीबिशन लगे, उसमें एग्री स्टार्टअप्स भी हों, बाकी सीड कंपनियां हों, बायो फर्टिलाइज़र हों, बाकी सब चीज़ें की उपलब्धता हो, जिससे कि किसान उसको नज़दीक से देख सके और उसको अपना सके। और अब नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी हुई कुछ और खबरों पर।
उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सत्र संक्षिप्त और 3 दिनों का होगा। इस दौरान पूरक बजट भी पेश किया जाएगा। केरल कैबिनेट ने 5 दिसंबर से 10 दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाया है। कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर तकरार के बीच सत्र बुलाया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र चरण के 10वें दिन वाशिम जिले से एक बार फिर से शुरू हुई। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर राजस्थान प्रभारी की जिम्मेदारी छोड़ने की इच्छा जताई है। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने राज्य की सरदार शहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अनिल शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। अनिल शर्मा इस सीट से विधायक रह चुके भंवरलाल शर्मा के बेटे हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शांकी ने 2 सेटों में नामांकन दाखिल किया। उनके साथ लोकसभा प्रभारी दिनेश वशिष्ठ सहित कई नेता मौजूद रहे। पंजाब सरकार की ओर से ऑनलाइन आशीर्वाद पोर्टल लॉन्च किया गया। इससे लड़कियां शादी के लिए घर बैठे ही आर्थिक मदद के लिए सरकार के पास आवेदन कर योजना का लाभ ले सकेंगी। झांसी में रेल कोच नवीनीकरण कारखाना का काम पूरा हो चुका है। ये कारखाना एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। यहां रोबोटिक कोच पेंट बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा यहां देश की सबसे हाईटेक वंदे भारत ट्रेन के कोचों की मरम्मत भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम में पत्थर खदान हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। इस हादसे में 2 और शव मिलने से बाद में मरने वालों की संख्या 10 हो गई। राजस्थान में उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर विस्फोट के 2 दिन बाद डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर बने एक पुल के नीचे बोरियों से भरी जिलेटिन की छड़ें मिली हैं, जिनका वजन 185 किलोग्राम है। और अब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। नासा के नए चंद्र रॉकेट ने तड़के 3 परीक्षण डमी के साथ अपनी पहली उड़ान भरी, जिससे अमेरिका 50 साल पहले अपने अपोलो कार्यक्रम की समाप्ति के बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भेजने की दिशा में आगे बढ़ा है। अगर 3 सप्ताह की परीक्षण उड़ान सफल हुई तो रॉकेट चालक दल के एक खाली कैप्सूल को चंद्रमा के चारों ओर एक चौड़ी कक्षा में ले जाएगा और फिर कैप्सूल दिसंबर में प्रशांत क्षेत्र में पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। कई साल की देरी और अरबों से ज्यादा की लागत लगने के बाद अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली रॉकेट ने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। ओरियन कैप्सूल को रॉकेट के शीर्ष पर रखा गया था, जो उड़ान के 2 घंटे से भी कम समय में पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की ओर जाने के लिए तैयार था। यह मिशन अमेरिका के प्रोजेक्ट अपोलो का अगला चरण है। प्रोजेक्ट अपोलो में 1969 से 1972 के बीच 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की पर चहलकदमी की थी और इस प्रक्षेपण से नासा के आर्टेमिस चंद्र अन्वेषण अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। खेल की खबर। भारतीय पिस्टल निशानेबाजों ने कोरिया की डेगू में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में अपना स्वर्णिम प्रदर्शन जारी रखा और प्रतियोगिता के दूसरे दिन दांव पर लगे 4 स्वर्ण पदक जीत लिए। प्रतियोगिता में अभी 2 दिन और बाकी हैं और भारत 21 स्वर्ण पदक जीत चुका है। रिद्धम सांगवान ने पलक को 16-8 से हराकर साल का अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता। एक दूसरे फाइनल में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला जूनियर स्पर्धा में ईशा सिंह को करीबी मुकाबले में 17-15 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में फाइनल में शिव नरवाल, नवीन और विजयवीर सिद्धू की तिकड़ी ने ली डेमयुंग, मोग जिनमुन और पार्क डेहुन की कोरिया की टीम को 16-14 से शिकस्त दी। जूनियर पुरुष वर्ग में भी सागर डांगी, सम्राट राणा और वरुण तोमर की भारतीय टीम ने बाजी मारी। भारतीय तिकड़ी ने मुखामद कमालोव, नुरुद्दीन नूरीदिनोव और इल्खोम बेग ओबिदजोनोव को 10 मीटर एयर पिस्टल टीम पुरुष जूनियर स्पर्धा के एक तरफा मुकाबला में 16-2 से हराया।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं मणिपुर के इम्फाल में चल रहे संगई महोत्सव की खूबसूरत तस्वीरों के साथ। रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।